जरा सोचिए, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, और आप देखते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड पर आपकी फ्लाइट के आगे लिखा है कैंसल्ड। कोई वजह नहीं, कोई जानकारी नहीं। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं थी, पिछले कुछ हफ्तों में हजारों बल्कि लाखों लोगों की यही हकीकत थी। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी, लंबी लंबी कतारें। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइन का पूरा सिस्टम ऐसे चरमरा गया। और इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं। कहने को तो ये इंडिगो संकट है, पर असल में ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है। ये कहानी है सुरक्षा के लिए बनाए गए अच्छे नियमों और मुनाफे के लिए बनाए गए एक बेहद आक्रामक बिजनेस मॉडल के सीधे टकराव की। बिल्कुल, हमारे पास इस विषय पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है और आज हम उसी के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हमारा मकसद 3 चीजें समझना है। ठीक है। पहला, एक संकट असल में शुरू कैसे हुआ। दूसरा, वो कौन से नए नियम थे जिन्होंने मतलब इस आग में घी डालने का काम किया। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी बात, इस पूरी घटना से भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री और हम जैसे यात्रियों के लिए भविष्य का सबक क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस मंजर की बात करते हैं जो सबने देखा। अचानक से हजारों फ्लाइट्स के स्टेटस बदलने लगे, कहीं कैंसिल, कहीं डिलेड। और एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का हुजूम था और स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं। और ये सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं था, इसका असर तो पूरे देश के नेटवर्क पर एक लहर की तरह फैल गया था। ये एक चेन रिएक्शन था। एक फ्लाइट लेट हुई तो उसने दूसरी को लेट किया और देखते देखते पूरा शेड्यूल बिखर गया। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस संकट की जड़ किसी तकनीकी खराबी, खराब मौसम या किसी हड़ताल में नहीं थी, जैसा कि आमतौर पर होता है। अच्छा। इस पूरे संकट का शुरुआती बिंदु एक प्रशासनिक बदलाव था, मतलब कागज पर लिखा एक नया नियम। एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये मामला किसी इंजन की खराबी का नहीं बल्कि कागज पर बने एक नए नियम का था। बिल्कुल। ये तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यह संकट पूरी तरह से टाला जा सकता था। आपने FDTL नियमों का जिक्र किया। यह सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है। अगर हम इसे एक आम यात्री या एक पायलट के नजरिए से देखें तो ये नियम असल में है क्या और इन्हें लाया क्यों गया? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, FDTL का मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स, और इसका सीधा मकसद था पायलट की थकान को कम करना, जिससे हवाई सुरक्षा बढ़े। ठीक है। कई सालों से दुनिया भर में इस पर बात हो रही थी कि पायलटों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, जिससे गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो इन नियमों ने 3 बड़े बदलाव किए। अच्छा, क्या बदलाव थी ये? पहला, पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर लगातार 48 घंटे कर दिया गया। ओह, काफी ज्यादा। हाँ। यानी अब उन्हें पूरी तरह से रिचार्ज होने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। दूसरा, और ये बहुत अहम है, रात में होने वाली लैंडिंग की संख्या को सीमित कर दिया गया। रात में लैंडिंग, उसका क्या असर पड़ता है? रात में विमान उड़ाना और लैंड करना शरीर और दिमाग दोनों पर ज्यादा जोर डालता है। तो नए नियम के मुताबिक अगर कोई पायलट रात में 2 से ज्यादा लैंडिंग करता है तो उसे अगली उड़ान से पहले कम से कम 24 घंटे का आराम देना जरूरी हो गया। पहले ये सीमा इतनी सख्त नहीं थी। समझ गया। और तीसरा बदलाव? तीसरा बदलाव उनके कुल काम के घंटों से जुड़ा था। अब एक पायलट 1 साल में 1000 घंटे से ज्यादा उड़ान नहीं भर सकता और 1 महीने में 100 घंटे से ज्यादा नहीं। सुनने में तो ये सब बहुत ही सकारात्मक और जरूरी कदम लगते हैं। आखिर सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। ये नियम तो पायलट और यात्री दोनों की सुरक्षा के लिए अच्छे हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही सवाल आता है कि अगर नियम इतने अच्छे थे तो इतना बड़ा संकट क्यों पैदा हो गया? गड़बड़ी कहां हुई? और यहीं पर कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, इंडिगो की तैयारी, या यूं कहें कि तैयारी की कमी। FTL नियमों की चर्चा इंडस्ट्री में सालों से चल रही थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सबको पता था कि ये नियम आने वाले हैं। तो फिर इंडिगो जैसी बड़ी और अनुभवी एयरलाइन को उसका अंदाजा क्यों नहीं लगा, या क्या उन्होंने इस बदलाव के असर को कम आंका? लगता तो यही है। स्रोत का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। इन नए नियमों का सीधा मतलब था कि आपको अपना पूरा ऑपरेशन चलाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा पायलट? वो कैसे? सोचिए, जो पायलट पहले दिन में 4 उड़ानें भरता था अब शायद सिर्फ 3 ही भर पाए। जिसे रात की ड्यूटी के बाद 12 घंटे का आराम मिलता था, अब उसे 24 घंटे का आराम देना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास हर रूट के लिए एक बड़ी बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सही बात है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पायलट और केबिन क्रू की भर्ती और ट्रेनिंग करनी जरूरी थी, जो समय पर नहीं की गई। और जैसे ही नियम लागू हुए, नतीजा सामने आ गया। कागज पर तो फ्लाइट्स का शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन उन विमानों को उड़ाने के लिए पायलट ही नहीं थे। ठीक यही हुआ। और इसीलिए उन्हें अपनी हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लेकिन
यहाँ एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। एक इतनी बड़ी एयरलाइन के पास कुछ तो बैकअप प्लान होगा। क्या उनका सिस्टम इतना नाजुक था कि कुछ 100 पायलटों की कमी ने पूरे देश के ऑपरेशन को ठप कर दिया? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, नाजुक। और यही हमें इंडिगो के ऑपरेशनल मॉडल को समझना होगा, जिसे स्रोत में टाइट और हाई यूटिलाइजेशन मॉडल कहा गया है। ये कम लागत वाली एयरलाइंस की सफलता का राज भी है और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये टाइट मॉडल होता क्या है, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? यूं समझिए कि एक विमान जैसे ही लैंड करता है, उसके पास जमीन पर रुकने का बहुत कम समय होता है। स्रोत के अनुसार इंडिगो के एक विमान का औसत टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 25-30 मिनट है। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, जो कि इंडस्ट्री में सबसे तेज में से एक है। इतने कम समय में यात्रियों को उतारना, विमान की सफाई, सुरक्षा जांच और नए यात्रियों को बिठाकर उसे अगली उड़ान के लिए तैयार कर दिया जाता है। एक ही क्रू को दिन में कई उड़ानें भरनी पड़ती हैं। मतलब पूरे सिस्टम में 1 मिनट की भी बर्बादी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती? बिल्कुल नहीं, सब कुछ घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलता है। और ये मॉडल लागत कम रखने और टिकट के दाम सस्ते रखने में मदद करता है। हाँ, वो तो है। ये मॉडल एक फॉर्मूला 1 कार की तरह है, बेहद तेज, कुशल और हर पुर्जे का अधिकतम इस्तेमाल करने वाला। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है। क्या? कि सब कुछ परफेक्ट चलना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनफोर्सीन घटना के लिए कोई कुशन या बैकअप नहीं होता। अगर F1 कार का एक भी पुर्जा गलत समय पर निकला तो पूरी गाड़ी रेस से बाहर हो जाती है। तो FDTL नियमों की वजह से पायलटों की कमी, वो एक पुर्जा था जो इस सिस्टम से निकल गया। ठीक यही हुआ। इंडिगो के मॉडल में बैकअप क्रू या शेड्यूल में लचीलेपन की गुंजाइश बहुत कम थी। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की दूसरी बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे अमेरिका की साउथवेस्ट एक अलग मॉडल पर काम करती हैं। अच्छा, वो क्या करती हैं? वो भी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन संकट से बचने के लिए वो अपने कुछ विमानों और क्रू को हमेशा स्टैंड बाय पर रखती हैं। ये एक कुशन की तरह काम करता है। इंडिगो के मॉडल में इसी कुशन की कमी इस संकट का मुख्य कारण बनी। इसका मतलब है कि जब पायलटों की कमी हुई तो उनके पास कोई प्लान भी था ही नहीं। एक जगह आई कमी ने डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे नेटवर्क को गिरा दिया। बिल्कुल। एक पायलट जो दिल्ली से मुंबई जाने वाला था वो उपलब्ध नहीं है, तो वो फ्लाइट लेट हो गई। फिर वही विमान और क्रू मुंबई से चेन्नई जाने वाला था, तो वो फ्लाइट भी लेट हो गई। हाँ, और फिर चेन्नई से कोलकाता। देखते देखते एक छोटी सी समस्या एक राष्ट्रीय संकट में बदल गई। क्योंकि कोई बैकअप था ही नहीं, इसलिए एक हिस्से में आई कमी ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। और फिर मामला इतना बढ़ गया कि सरकार को दखल देना पड़ा, मतलब DGCA को। हाँ, जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइंस को नए नियमों का पालन करने के लिए कुछ और समय दिया। यानी नियमों में अस्थायी रूप से कुछ राहत दी गई। हाँ, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को फिर से व्यवस्थित कर सकें और स्थिति को सामान्य कर सकें। ये एक तरह का इमरजेंसी उपाय था। यह वाकई हैरान करने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को एक लाइन में समेटें तो ये कह सकते हैं कि यह मामला सुरक्षा के लिए बनाए गए जरूरी नियमों और एक एयरलाइन की अधूरी तैयारी के बीच सीधे टकराव का था। बिल्कुल। एक तरफ अच्छे इरादे वाले नियम थे और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑपरेशनल मॉडल जो किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं था। सही। और इस घटना से जो सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलता है, और स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है, वो भविष्य की प्लानिंग और बिजनेस मॉडल की सोच से जुड़ा है। अब तक भारत में कम लागत वाली एयरलाइंस का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहा है, एफिशिएंसी। मतलब कम से कम खर्च में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उड़ानें कैसे भरी जाएं। हाँ, लेकिन इस संकट ने दिखाया है कि सिर्फ एफिशिएंसी या कुशलता ही काफी नहीं है। आपको अपने सिस्टम में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और एक मजबूत बैकअप प्लान की भी जरूरत होती है। सही बात है। आप अपने सिस्टम को इतना भी टाइट नहीं कर सकते कि जरा सा भी झटका लगने पर वो बिखर जाए। एफिशिएंसी और रेजिलियंस यानी लचीलेपन के बीच एक संतुलन होना जरूरी है। और ये सिर्फ एक एयरलाइन की बात नहीं है ना? नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर एयरलाइंस ने इस घटना से सबक नहीं सीखा और भविष्य में भी सिर्फ मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करती रहीं, तो स्रोत ये चेतावनी देता है कि लाखों यात्रियों को भविष्य में भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या उन्हें अपना बिजनेस मॉडल पूरी तरह बदलना होगा? उन्हें अपने मॉडल को और मजबूत बनाना होगा। उन्हें मुनाफे के साथ साथ अपने ऑपरेशनल मॉडल को और लचीला बनाने पर भी निवेश करना होगा। शायद कुछ विमानों और क्रू को हमेशा स्टैंड बाय पर रखना होगा। लेकिन उससे तो लागत बढ़ेगी, टिकट भी महंगे हो सकते हैं। हाँ, इससे उनकी लागत थोड़ी बढ़ेगी और हो सकता है कि टिकट के दाम में भी मामूली बढ़ोतरी हो, लेकिन ये उस कीमत से बहुत कम होगी जो यात्रियों ने इस संकट के दौरान अपनी बर्बाद हुई मीटिंग्स, छुट्टियां और मानसिक परेशानी के रूप में चुकाई है। सही बात है। संकट के समय ये छोटा सा निवेश ही सिस्टम को ढहने से बचाएगा। पायलटों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अच्छे और जरूरी नियम जब एक बेहद कुशल लेकिन नाजुक ऑपरेशनल मॉडल से टकराए तो एक राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। ये एक चेतावनी है कि तेज ग्रोथ और मुनाफे की दौड़ में सिस्टम की बुनियाद को मजबूत करना कितना जरूरी है, वरना ऐसी घटनाएं बार बार हो सकती हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना जरूरी है जो इस स्रोत से ही निकलता है। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कम लागत वाली सस्ती फ्लाइट्स और तेज गति की हमारी अपेक्षा ने
एयरलाइन सिस्टम को इतना सेंसिटिव और नाजुक बना दिया है कि सुरक्षा जैसे बुनियादी सुधार भी उसे अस्थिर कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है। और भविष्य में एक यात्री के तौर पर हम सुविधा और सिस्टम की स्थिरता के बीच किस तरह का संतुलन देखना चाहेंगे? क्या हम थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं अगर उसका मतलब एक ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर हवाई यात्रा का अनुभव हो? इस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।